हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। देखिए, जब हमने ये लेसन स्टार्ट किया था तब आप लोगों को बताया था कि इस लेसन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। नंबर 1 था जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा, जिसे हम गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम पढ़ाई, बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोगों ने किया। फिर दूसरा एक टॉपिक आया आपके सामने, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा। और इलेक्ट्रोलिसिस पर ही एक बड़ा फेमस लॉ आया जिसे बोलते फैराडे लॉ। इस फैराडे लॉ को समझाया, उस पर बहुत सारे हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया। तो जिन लोगों ने ये सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को देखें, समझें, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से थोड़ा कनेक्टेड होता है। तो अब लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को हमें समझना है। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट और बहुत ही फेमस टॉपिक है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में, कंपटीशन में, हर जगह आते हैं। तो पहले हमें समझना है कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है क्या। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या है? मतलब एक तरीके से आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का मूवमेंट, ये आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है। इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट या तो फिर आयनों का मूवमेंट, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहलाता है। अब आयंस का कहाँ मूवमेंट होगा और कहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होगा। आयंस और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक आपका आया इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस और दूसरा हमारा आया जिसका नाम है मेटॉलिक कंडक्टेंस। मेटॉलिक कंडक्टेंस ये आया। अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या होगा? इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होगा। ये देखिए, अब इसमें मान लीजिए हमने Na+Cl- NaCl को डाल दिया, तो NaCl के डालने पर यहाँ पर बहुत सारे सोडियम आयन और क्लोराइड आयंस होंगे। अब यहाँ से आपने करंट I को भेजा, ये वायर जुड़ा था। फिर इसके बाद यहाँ पे वायर आया तो करंट आपको यहाँ से मिली। तो यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वायर तो है नहीं, इनके बीच में क्या है? आयंस है। तो यहाँ से और यहाँ तक जो करंट फ्लो हुई है वो आयनों की वजह से हुई है। तो आयनों के मूवमेंट से जो कंडक्टेंस होती है उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बोलते हैं। अच्छा, मेटॉलिक में आ जाइए। जैसे यहाँ पर ये आपका वायर हो गया, कोई एक यहाँ पे तार है। अब इस वायर में इस तरीके से करंट जा रही है, तो इसमें अगर करंट जा रही है तो यहाँ पे मूवमेंट किसका हो रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट हो रहा है। इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट की वजह से हम इसको मेटॉलिक कंडक्टेंस बोलेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये टॉपिक आपको हमें नहीं पढ़ाना है। ये तो हमारे फिजिक्स में है, जो फिजिक्स में आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो हमें इसकी बात नहीं करनी है। हमें बात करनी है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, क्योंकि केमिस्ट्री की बात चल रही है और केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट आता है और इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो करंट फ्लो होती है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, तो उसे हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कहते हैं।
तो अगर हम आपसे कहें कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या है, तो बड़ी सिंपल सी बात आप कह सकते हैं, द ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू an electrolytic solution. Electrolytic solution is called electrolytic conductance. ये आपकी डिफिनेशन हो गई। ये देखें, ये आपके सामने डिफिनेशन हो गई। क्या है? द ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। उसमें क्या हो जाएगा? यही डिफिनेशन हो जाएगी। यहां पे आप जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया है वहाँ पे मेटालिक कंडक्टर हो जाएगा। आप इसकी डिफिनीशन अगर लिखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, द इज फ्लो ऑफ करंट थ्रू metallic conductor, a metallic conductor is called metallic conductance। आप उसे मेटॉलिक कंडक्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसे आप मेटॉलिक कंडक्टेंस बोलेंगे। यानी इलेक्ट्रॉनों का यहाँ मूवमेंट, यहाँ पे आयंस का मूवमेंट होगा। तो ये मेटालिक वायर है, इस मेटालिक वायर में जो है करंट का जो मूवमेंट होगा उसको हमें इससे मतलब नहीं है। हमारा मेन टॉपिक जो है यहाँ पे आता है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ठीक है? अच्छा, अब एक बात समझिएगा। तो दो तरीके से कंडक्टेंस आपने समझ लिया, एक मेटालिक कंडक्टेंस समझ लिया और दूसरा आपने इलेक्ट्रोलिटिक समझा। अब दूसरी बात यहाँ पे आती है, जो आयंस का मूवमेंट होगा तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो उन आयन के मूवमेंट को रोकेंगी। मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट को रोकता है, तो जो रोकता है उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग अगर ये मेटालिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में थोड़ा सा डिफरेंस समझ जाएं तो और कहानी हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने मेटालिक कंडक्टर लिख दिया, मेटालिक कंडक्टेंस, और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की बात कही। ये देखिए, तो पहला पॉइंट ये है, जो मेटालिक कंडक्टेंस जो होता है इसमें करंट जो फ्लो होती है वो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो से होती है। आप कहेंगे इसमें करंट फ्लोस ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों के फ्लो होने से करंट फ्लो होती है। यहाँ किसकी वजह से होगी? आयंस। यहाँ तो आयंस मूव करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे करंट फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, आयंस के मूवमेंट से होगी। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम आपको समझा देता हूं कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है,
जैसे मान लीजिए ये आपका मेटॉलिक कंडक्टर है, आयरन मान लो या कोई भी मेटल मान लो, तो इसमें बहुत सारे एटम, ये बहुत सारे ऐसे एटम इस वायर में होंगे। ये वायर समझ लीजिए, हमने इसको वायर मान लिया, मेटॉलिक कंडक्टर है, मेटॉलिक कंडक्टर, ये मेटॉलिक कंडक्टर है, वायर मान लिया। अब जानते हो मेटल में क्या होता है, इनकी देखिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ही कम होती है, तो बड़ी जल्दी से इलेक्ट्रॉन को जो है ये लूज कर देते हैं, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी मेटल हैं ये सब इलेक्ट्रॉन ऐसे लूज कर दिया, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर नहीं गए, यहीं पे हैं, इसी मेटॉलिक ब्लॉक में है। अच्छा, जब ये एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे तो सब ये पॉजिटिव हो जाएंगे, सब में ऐसा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसको हम बोलेंगे मेटल कैटायन हो गया, और इनको बोलेंगे हम लोग मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन हो गया। जब ये अच्छा, जैसे मान लो ये पॉजिटिव एंड है, नेगेटिव एंड, तो करंट तो ऐसे जाएगी, करंट तो भाई पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव होंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव होंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो करंट इधर जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन इस मेटल कैटायन से टकराएंगे। मेटल कैटायन जो है इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट को रोकना चाहेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, यानी इस मेटल कैटायन ने रेजिस्टेंस डेवलप कर दिया, यानी करंट के फ्लो अर्थात इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोक रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू कोलिजन, कोलिजन होगा ड्यू टू कोलिजन ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन विथ मेटल कैटायन। मेटल कैटायन की वजह से यहाँ पे एक तरीके से रेजिस्टेंस डेवलप होता है, रेजिस्टेंस डेवलप होता है क्योंकि मेटल कैटायन इनको रोकते हैं। इसको हम कर्नल भी बोलते हैं, जो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है उसको हम कर्नल भी बोलते हैं। यहाँ क्या होगा, जो हमें पढ़ना है, यहाँ रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होगा, आप कहेंगे दूसरे पॉइंट में, यहाँ कहेंगे रेजिस्टेंस इज ड्यू टू एक बहुत ही फेमस फोर्स होता है, ड्यू टू इंटरेक्शन। इंटरेक्शन किसके किसके बीच लगेगा, जैसे मान लो आपने यहाँ पे KCl को डाल दिया तो यहाँ K प्लस Cl माइनस होंगे, करंट आपने भेजा तो यहाँ से करंट आपको मिल रही है। तो यहाँ तो आपने सॉल्वेंट भी लिया है और इलेक्ट्रोलाइट भी डाला है, तो यहाँ पर जो आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला है तो वो सल्यूट, तो उस सल्यूट के बीच में इंटरेक्शन लगेगा, यानी आप कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट वही सल्यूट है, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। जैसे बताइए K प्लस है Cl माइनस, इनके बीच भी तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। दूसरा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट को हम सल्यूट भी कह सकते हैं, यहाँ पे सल्यूट भी लिख सकते हो, और इसके बाद सॉल्वेंट के बीच भी लगेगा। ये कैसे, जैसे मान लीजिए K प्लस आपके पास है और ये सॉल्वेंट में मान लो तुमने पानी लिया है, तो देखिए ये प्लस प्लस ये माइनस, अब ये क्या होगा, इसको अट्रैक्ट करेगा।
तो ऐसे वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल इस पोटेशियम आयन को चारों ओर से घेर लेंगे, ऐसे चारों ओर से इसको घेर लेंगे वाटर के मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से इसका मूवमेंट जो है वो रुकेगा। ये रोकना चाहेंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इसे रोकना चाहेंगे। ऐसे ही Cl- की तरफ अगर बात करें तो Cl- में क्या होगा, जैसे H और यहाँ पर H है, O माइनस प्लस और प्लस, ये वाला अट्रैक्शन हो। इस तरीके से Cl- के चारों तरफ भी बहुत सारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल उसे घेर लेंगे, सॉल्वेटेड आयंस बन जाएगा। वाटर है तो हाइड्रेटेड बन जाएगा, जिसकी वजह से आयंस का जो मूवमेंट है वो धीमा पड़ जाएगा और रेजिस्टेंस लगने लगेगा। और एक और लास्ट पॉइंट इसमें है, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच जैसे मान लो वाटर है तो वाटर तो इसकी विस्कोसिटी कम होती है, तो वाटर में आयंस तेजी से मूव कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने सॉल्वेंट इसके प्लेस पे, वाटर के प्लेस पे आपने ग्लिसरॉल ले लिया, तो ग्लिसरॉल की विस्कोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती, ज़्यादा गाढ़ा होता है। अब उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट हम डालेंगे तो वो इतना अच्छा मतलब कंडक्टेंस को शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप विस्कोसिटी से समझिए आप लोग, जो सॉल्वेंट है उसकी विस्कोसिटी अगर कम होगी तो आयन का मूवमेंट तेज़ी से होगा, रेजिस्टेंस कम लगेगा। अगर उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है तो फिर इसका मतलब आयन का मूवमेंट रुकेगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा और उसमें जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कम होगी। ये देखिए 2 पॉइंट डिफरेंस के हो गए, मेटालिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। एक और बात आपको समझा दें, बड़ी सिंपल सी बात है। दूसरी बात ये है, तीसरे पॉइंट में हम ये कहेंगे कि अगर हम ये मेटालिक कंडक्टर हमारे पास है, आई मतलब करंट जा रही है, ये मेटल है। अब ये बताओ इसमें हम करंट भेजा और करंट जा रही है, और 1-2 घंटे के बाद देखा तो क्या वायर में, क्या मेटालिक कंडक्टर में कोई चेंजमेंट हो जाएगा, कोई परिवर्तन हो जाएगा? कुछ भी नहीं होना है, वो जैसा था वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट NaCl को भर लिया और भरने के बाद जब इसमें करंट जाएगी, फ्लो होगी, तो NaCl क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। जब करंट यहाँ पास करेंगे तो NaCl डिकम्पोज हो जाएगा। तो याद रखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होगा कि नो केमिकल डिकम्पोजिशन, no chemical decomposition of substance by passing electric current। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो कोई भी केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो हो जाएगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम दूसरे पॉइंट में कि केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाएगा, अर्थात जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, वो इलेक्ट्रोलाइट आपका डिकम्पोज्ड हो जाएगा। और एक लास्ट पॉइंट और बता देता हूँ, रेजिस्टेंस की बात बता रहा हूँ कि इस रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो याद रखिए, जो रेजिस्टेंस यहाँ पर होगा इस केस में ये इंक्रीज हो जाएगा अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो जो मेटल कैटायन और मोबाइल इलेक्ट्रॉन हैं
उनके बीच कोलिजन बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा टकराने लगेंगे, ज़्यादा आपस में लड़ने लगेंगे, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे कहानी उल्टा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस होगा वो डिक्रीज हो जाएगा अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और फोर्स जो लगता है आयनों के बीच, जो इंटरेक्शन लगता है, वो इंटरेक्शन जानते हो कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कम हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। इसलिए बच्चों याद रखो कि इन दोनों में कहानी उल्टा है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा ड्यू टू मोर कोलिजन बिटवीन मेटल कैटायन और मोबाइल इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस घटेगा क्योंकि इंटरेक्शन जो फोर्स लगता है अभी मैंने बताए थे तो वो रिड्यूस हो जाता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको मेटालिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में डिफरेंस बताया। लेकिन यहाँ पे हमें एक पॉइंट समझने की बड़ी ज़रूरत है, मतलब वो है क्या, रेजिस्टेंस, क्योंकि कंडक्टेंस में रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। चलिए, ये होने के बाद अब हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स समझ लेते हैं जिनकी बार बार ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं some important terms। अब some important terms कौन है, उसमें सबसे पहला तो हमारा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब हम लोग समझ गए हैं, एक तरीके से रुकावट है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि द हिंड्रेंस, रेजिस्टेंस को अगर हम डिफाइन करना चाहें कि रेजिस्टेंस है क्या, तो कहेंगे द हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय ए मेटालिक कंडक्टर, प्रोवाइडेड बाय ए कंडक्टर, provided by a conductor in the process of current is called resistance। हम इसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। The hindrance provided by a conductor in the process of current is called resistance, और इसे हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इसकी यूनिट होती है वो यूनिट होती है ओम, या हम इसको सिंबल में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। द हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय, हिंड्रेंस का मतलब एक तरीके से रुकावट है। द हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय ए कंडक्टर इन द प्रोसेस ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। मतलब कंडक्टर के द्वारा जो एक रुकावट प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रॉनों के या आयंस के मूवमेंट के लिए, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, और इसे R से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी यूनिट ओम होती है। ठीक, दूसरी कंडीशन आती है, आप लोग समझेंगे कि कंडक्टेंस क्या है। कंडक्टेंस को डिफाइन तो कर चुका हूं रेजिस्टेंस के टर्म में। अब बताइए, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो कंडक्टेंस कम होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट। अब अगर रुकावट ज़्यादा है तो फ्लो ऑफ आयंस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा। आप कह सकते हैं कंडक्टेंस C जो है 1/R की होती है, यानी कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। उल्टा होगा, आप कह सकते हैं कंडक्टेंस इज ए रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल में होगी।
अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट की बात अगर करेंगे तो C1 अपान यहाँ पे ओम हो जाएगा। ओम ऊपर ले जाओ, देखो 1 अपान आर है तो 1 अपान ओम्स, या हम इसको ओम इनवर्स लिख सकते हैं। ओम इनवर्स को हम लोग मो भी लिख सकते हैं, या हम इसी को दूसरा साइमेन भी लिख सकते हैं, सीमेन बोलते हैं। एस, इसे एस से रिप्रेजेंट करेंगे, देखेंगे कि इसकी ज़्यादातर वैल्यू यूज होती है। तो ये आपके कंडक्टेंस भी हो गया। तो देखिए ओम्स लॉ, तीसरा टर्म्स है ओम्स लॉ, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ओम्स ने ये कहा कि द पोटेंशियल डिफरेंस across a conductor is directly proportional to the current flowing through it। यानी ये जो पोटेंशियल है डिफरेंस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, और ये पोटेंशियल इक्वल टू आर आई, तो आर इक्वल टू वी अपॉन आई हो गया। ये भी न्यूमेरिकल में इस फार्मूले की जरूरत पड़ सकती है कि पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, इलेक्ट्रिक करंट दे दिया, और आर की जरूरत हमें है कंडक्टेंस को निकालने में। तो ये भी आपका बहुत ही पुराना फार्मूला है, कोई नया फार्मूला नहीं है, ना भी बताते तो भी चल जाता। ये ओम्स लॉ है। इसके बाद फोर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। फोर्थ टर्म्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले, या फिर हम इसी को रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं। रेजिस्टिविटी, इसको रो से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब इसमें एक लॉ है, जैसे रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस क्या होगा कि ये रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर के लेंथ, जितने ज्यादा बड़ा कंडक्टर होगा उसमें रेजिस्टेंस उतने ज्यादा लगेगा, रेजिस्टेंस उतने ज्यादा लगेगा। मतलब आप कह सकते हो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब अगर लंबा होगा, बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा, और अगर वो उसका क्रॉस एरिया जितने ज्यादा होगा उतने उसका रेजिस्टेंस कम होगा, उल्टा होगा। यानी ये आप कह सकते हो कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is a directly proportional to its length and inversely proportional to area of cross section। The resistance of a conductor is directly proportional to its length and inversely proportional to area of cross section। ये कहा गया कि इस केस में जो रेजिस्टेंस होगा R, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा। L क्या है? कंडक्टर की लेंथ, और यहां पर A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। इस प्रोपोर्शनल को जब इक्वल में हम लाएंगे तो यहां पे रो आ जाता है, रो, और यही रो तुम्हारा जो है ये रेजिस्टिविटी हो गया, रेजिस्टिविटी। इसी रो को रेजिस्टिविटी बोलते हैं। अगर हम रो को करना चाहें तो आ जाएगा RA अपॉन L हो गया।
ये फॉर्मूला होगा। अब यहां पे अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें कि रेजिस्टिविटी क्या है, तो देखिए अगर हम ए को मान लें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है ना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लें, एल को मान लें अगर हम 1 सेंटीमीटर, तो जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इसमें भरा हुआ, ये आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ये यहां से यहां तक ये एल लेंथ हो गई, ये कंडक्टर यहां पे भरा हुआ, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इसमें भरा हुआ है, तो ये क्रॉस एरिया हो गई और ये लेंथ हो गई। तो अगर हम आपसे ये कहें कि वॉल्यूम आप बताइए इसका, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू एल, ए एरिया क्रॉस सेक्शन और लेंथ का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पे 1 1 है, आपने 1 1 यूज किया है, तो यहां पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, या हम 1 ml लिख सकते हैं। अगर हम इसको A को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, L को 1 सेंटीमीटर मान लें, तो इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो 1 ml होगा या 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो इस 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए जो है जो रेजिस्टेंस होगा वही तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ए आपने माना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एल मान लिया 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इस कंडक्टर के लिए यही माना, तो इस इलेक्ट्रोलिटिक के लिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम हो जाएगा इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे इस फार्मूला के लिए, तो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो हम चाहे ये बात अप्लाई करें और या चाहे हम आपको कह दें 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि इसको तो आपने 1 1 मान लिया, तो रो इक्वल टू आर हो गया। ये आर कब हुआ? जब हम ए को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एल को 1 सेंटीमीटर माने, ये जब हम मान लेंगे तो यहां का इलेक्ट्रोलिटिक का वॉल्यूम हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा या 1 ml आ जाएगा। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो रेजिस्टेंस होगा वही हमारा रेजिस्टिविटी होगा। नहीं आया समझ में? अरे भाई ये कंडीशन आपने जब अप्लाई कर दोगे तो ये कंडीशन पे इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का जो इसके अंदर भरा है उसका वॉल्यूम ये हो जाएगा। तो हम चाहे ये कंडीशन अप्लाई करें या 1 सेंटीमीटर, तो एक लाइन में हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या लिख सकते हैं? रेजिस्टेंस, यहां रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब of electrolytic solution, electrolytic solution is called resistivity। हम इसको रेजिस्टिविटी कह सकते हैं, इसको रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं, ठीक है, ये आपका रेजिस्टिविटी हो गया। इसके बाद एक लास्ट टर्म और है, जरा उसको आप समझ लीजिए। वो है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट की बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी जरूरत पड़ेगी। सेल कांस्टेंट का मतलब, इसको जी से हम सेल कांस्टेंट बोलेंगे। सेल कांस्टेंट का मतलब ये जी है, और जी दिस इक्वल टू होता है आपका एल अपॉन ए। एल क्या है? ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक।
तो G इक्वल टू हमारा L अपॉन ए हो गया, या G इसकी यूनिट अगर निकालना चाहें तो यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर और नीचे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां पे सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी सेल्फ कांस्टेंट की यूनिट। ठीक है, इतनी बातें आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए। एनी रेजिस्टेंस क्या था, इसके बाद हमने आपको कंडक्टेंस बताया, फिर बताया आपको थोड़ा सा ओम्स लॉ बताया, फिर रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताया, फिर ये सेल्फ कांस्टेंट। अब जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हो रहा है इसी में, कंडक्टेंस में स्पेसिफिक कंडक्टेंस। 3 टर्म्स और हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं पे प्रॉब्लम आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं, वहीं से पेपर में आते हैं। तो अब आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या हम इसी को कंडक्टिविटी बोलेंगे, कंडक्टिविटी बोलेंगे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या हम कंडक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, इसको हम बहुत एक विशेष यानी के से रिप्रेजेंट करते हैं। के का मतलब ये कप्पा है, आप इसे कप्पा बोलते हैं, आप इसे कप्पा से रिप्रेजेंट करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस को। क्या है, बड़ी सिंपल सी बात बन गई, जरा आप लोग समझ लीजिएगा। यहां पर हमने एक क्यूब ले लिया, यहां पे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भर लिया, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भर लिया। अब इसके बाद इसकी मान लीजिए इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, इसकी सब पूरी लेंथ, और यहां से हम करंट को ऐसे पास कर रहे हैं। तो अगर यहां पे 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है सभी, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इस 1 सेंटीमीटर क्यूब के सॉल्यूशन में जो भी कंडक्टेंस है वो हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। 1 सेंटीमीटर क्यूब के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जो भी कंडक्टेंस है उसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम लिख सकते हैं इस तरीके से डेफिनेशन में, द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन electrolytic solution is called a specific conductor। हम इसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे। यानी कप्पा, यानी द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हो, ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसे कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं। यह एक बहुत ही अच्छी डिफिनेशन बता दें। बात वही है, आप कहेंगे द कंडक्टेंस ड्यू टू all ions हो गया ना, the conductance due to all ions present in 1 सेंटीमीटर क्यूब, या हम लिख सकते हैं 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml of electrolytic solution. Electrolytic solution is called
स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इसे बोलेंगे। मतलब आप कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो आयंस हैं उसको हम बोलते हैं, उसकी वजह से 1 सेंटीमीटर क्यूब के सॉल्यूशन में जो आयंस हैं उसकी वजह से जो कंडक्टेंस हमें मिली है उसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे। बहुत अच्छी तरीके से पॉइंट समझ लीजिएगा, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी इस तरीके से। और ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपकी जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होती है। आप कहेंगे यहां पर इस तरीके से बात को समझेंगे कि इसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ए reciprocal of specific resistance। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के जो है रेसिप्रोकल होगा। तो कप्पा दिस इक्वल टू 1/ρ लिख दिया। अब रो लिख दिया, इसके बाद रो इक्वल टू क्या होता है, हम लोग रो इक्वल टू पढ़ते हैं RA/L पढ़ा। तो ये वैल्यू हम यहां पे पुट कर दें तो क्या होगा, कप्पा दिस इक्वल टू 1/RA/L। L ऊपर चला जाएगा, कप्पा L अपान क्या हो जाएगा RA, L/RA। ये हमारा सेल कांस्टेंट हो गया, यहां पे 1 कर देता हूं। तो हम ये भी जानते हैं 1/R दिस इक्वल टू C था कंडक्टेंस, तो कप्पा दिस इक्वल टू C भी लिख सकते हो, और L/A को हम लिख सकते हैं सेल कांस्टेंट। तो यहां पे हम लिख दिया सेल कांस्टेंट। ये फार्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इससे हम लोग न्यूमेरिकल को लगाएंगे, इसमें इंक डालो, इसमें हम लोग इसको न्यूमेरिकल को इसमें यूज करेंगे। इसमें 1/RL ये सेल कांस्टेंट, C क्या है, ये कंडक्टेंस होती है। तो इस तरीके से अच्छा इसे यूनिट भी देख लेते हैं। यूनिट जब देखेंगे तो यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट बात आएगी यूनिट की। यहां पे यूनिट जब निकालेंगे तो यूनिट निकालने के लिए हमारे पास कप्पा दिस इक्वल टू हो जाएगा 1/R, यहां पर L/A है। आप बताइए 1/, यहां पर हमने ओम लिख दिया, ओम से लिख दिया, ले लो। और दूसरी बात इनटू यहां पर आप सेंटीमीटर और यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम ऊपर ले जाएंगे तो कप्पा दिस इक्वल टू हो जाएगा ओम इनवर्स, ये ऊपर चला जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपके पास एक यूनिट आ गई जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की है। लेकिन बात ये है कि अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कोई अमाउंट फिक्स नहीं की गई। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करें तो अमाउंट इसमें फिक्स नहीं की गई। अब जब अमाउंट इसमें फिक्स नहीं है किसी इलेक्ट्रोलाइट की, तो 4 तरीके के स्टूडेंट होंगे। चलिए यहाँ पे वॉल्यूम तो कांस्टेंट ले लिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया, 1 ml सभी लोगों ने ले लिया। अब किसी ने इसमें 5 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला, किसी ने 6 मोल डाला, किसी ने 7 मोल डाला। सब अलग अलग
इलेक्ट्रोलाइट जब डाल रहे हैं तो रिजल्ट अलग अलग आएगा। कोई कहेगा कि हमारी कंडक्टेंस, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस इतनी आ रही है, कोई इतनी, कोई इतनी। तो इसके लिए फिर क्या किया गया, इसमें इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट को फिक्स किया गया कि ऐसा नहीं है, अगर आप यहां पे वॉल्यूम फिक्स लेते हो तो इलेक्ट्रोलाइट को भी फिक्स लेना पड़ेगा। तो इस बिहेव पे, इस पॉइंट को लेकर के इस कंडक्टेंस के दो टर्म्स और आए, जिसमें एक मोलर कंडक्टेंस और दूसरा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दो टर्म्स आपके और आ गए। मोलर कंडक्टेंस में क्या कहा गया कि अगर यहां पे हम 1 सेंटीमीटर क्यूब मान लो वॉल्यूम ले रहे हैं, या 20 सीसी ले रहे हैं, या हम 20 सेंटीमीटर क्यूब ले रहे हैं, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब अगर यहां पे हम वाटर ले रहे हैं तो यहां पे हमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा, और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के डालने पर जो कंडक्टेंस आएगी वो हमारी मोलर कंडक्टेंस होगी। और इसके बाद अगर हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाल देंगे तो जो कंडक्टेंस आएगी वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम आपको मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिटेल में समझा। ठीक है, देखिए इस तरीके से हमारे पास दो टर्म्स और आए। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जब पढ़ा तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस से ये नहीं पता चल पाया कि कितना हम इलेक्ट्रोलाइट को 1 सेंटीमीटर क्यूब के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें। तो यहां पे एक मोलर कंडक्टेंस आया और एक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आया। अब देखिए मोलर कंडक्टेंस क्या है, जरा इसे समझ लीजिए। मोलर कंडक्टेंस, इसे हम लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैपिटल लैम्डा है, ये स्मॉल लैम्डा होता है, इसे कैपिटल लैम्डा बोलते हैं, उसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलर कंडक्टेंस हो गया ये कैपिटल लैम्डा, सफिक्स में एम रख दिया है। क्या जरा इसको समझिए। जैसे बीकर है, इसमें आपने 20 सेंटीमीटर क्यूब या मान लीजिए 20 ml वाटर ले लो। वाटर क्यों लेंगे? अगर प्योर वाटर है तो इसकी कंडक्टेंस लगभग 0 होती है। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट हम डालेंगे तो जो कंडक्टेंस आएगी वो उसी इलेक्ट्रोलाइट की आएगी जो हम इसमें डिसॉल्व करेंगे, क्योंकि वाटर की कंडक्टेंस को हमने कंसीडर कर लिया कि नेग्लिजिबल है। अब इसमें हम क्या करें, इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डाल, ये कंडीशन है। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को इसमें डाल देंगे, इसके बाद जो इसकी कंडक्टेंस आएगी, यानी 20 ml वाटर में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करें तो जो कंडक्टेंस इसमें आएगी, इस कंडक्टेंस का नाम है मोलर कंडक्टेंस। ये मोलर कंडक्टेंस आएगा, उसी को मोलर कंडक्टेंस। तो बड़ी अच्छी डिफिनीशन बन गई, यहीं से आप बना लो। देखिए यहीं से लिख रहा हूं डिफिनीशन, इसको हटा देता हूं, यहां डिफिनीशन लिख रहा हूं। द कंडक्टेंस of an electrolyte obtained by dissolving 1 mole of it in 20 centimeter cube of water is called मोलर कंडक्टेंस। आप उसे मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे, अर्थात लैम्डा एम। लिखा है द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, इसकी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इट, इसका 1 मोल डिसॉल्व करो इन 20 सेंटीमीटर क्यूब या 20 ml ऑफ वाटर इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस।
आप इसे मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे। क्लियर हो गई डिफिनेशन? मोलर कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस में क्या कहा गया था? यहां पे हम 1 सेंटीमीटर क्यूब कोई सॉल्यूशन लेते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब के सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलिटिक का होगा उसकी जो कंडक्टेंस होगी उसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे। लेकिन समस्या क्या आ गई? समस्या बहुत बड़ी आ गई, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस में इलेक्ट्रोलाइट के अमाउंट को नहीं डिसाइड किया गया। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कोई कुछ डालेगा, कोई ज्यादा मोल्स इलेक्ट्रोलाइट का डालेगा, कोई कम डालेगा, तो सबकी तो वैल्यू अलग अलग है। मोलर कंडक्टेंस में सब कुछ फिक्स कर दिया गया कि आपको V ml वाटर लेना है और उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का डालना, तो फिर जो कंडक्टेंस होगी उसको हम मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे। क्लियर हो गया होगा? अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, बड़ी अच्छी बात। अगर यहां पे हम लिखना चाहें तो लैम्डा m दिस इक्वल टू कप्पा इंटू V सेंटीमीटर क्यूब, ये क्वेश्चन नंबर 1, या ml भी लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये फार्मूला आप कहां से ले आए? ये मोलर कंडक्टेंस है, दिस इक्वल टू कप्पा एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम। इस वॉल्यूम जो है, ये जो वॉल्यूम है, इसमें ये शर्त है कि इस वॉल्यूम में वॉल्यूम कंटेन 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ये शर्त इसमें लगी हुई है, ये शर्त लगी हुई है कि इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का डिसॉल्व है। लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि फार्मूला आप लाए कहां से? ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस से लाया हूं। देखिए, अब तो इसको हटा देता हूं। आपने क्या कहा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात क्या कही थी? स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात क्या कही थी? आपने कहा था कंडक्टेंस, कहा था द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन is called specific conductance. Specific conductance, any kappa, any the conductance of 1 centimeter cube of an electrolyte या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन is called specific conductance. यानी आपने कहा कप्पा इक्वल टू कंडक्टेंस अपॉन, यहां पे वॉल्यूम ले लिया। अब वॉल्यूम क्या लिखा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। जब 1 सेंटीमीटर यहां पर क्यूब कर दोगे, ये वॉल्यूम है, क्या ले लिया यहां पे? वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। अगर यहां पे 1 सेंटीमीटर क्यूब कर दोगे तो जो कंडक्टेंस होगा वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यही तो डेफिनेशन कह रही है। देखिए, द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कर दोगे तो कंडक्टेंस आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ रहा है। इस कंडक्टेंस को इधर ले आइए तो क्या आ गया? यहां आपने कंडक्टेंस कर दिया और यहां पे कप्पा आ गया और V यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अब हमने यहां पे कहा कि इसमें 1 मोल हमने डिसॉल्व किया। 1 मोल जब डिसॉल्व कर दोगे तो मोलर कंडक्टेंस आ जाएगा। तो इस कंडक्टेंस के स्थान पे हमने क्या किया? मोलर कंडक्टेंस ले लिया। ये तब मॉडिफाइड हो गया जब हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व कर दिया। तो ये हमारे पास कप्पा इंटू V सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब होगी, स्क्वायर नहीं वॉल्यूम है। ठीक है, तो वही फार्मूला हमने यहां लिख दिया। बताइए कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब हमारे पास ये फार्मूला नंबर 1 आ गया। ये पूरी बात आपको समझ में आ गई। अब हम इसी सीरीज में आगे बढ़ा है। इसी सीरीज में जब हम आगे बढ़े तो हमारे सामने बात हो रहा है कि यहां पर V है सेंटीमीटर क्यूब। हम मोलरिटी जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम इन लीटर में होता है, V इन लीटर, V लीटर होता है।
लेकिन अगर हम इसको यहां पर 20 सेंटीमीटर क्यूब कर लें, वही ml, तो इस ml को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। भाई हमने ये लीटर होता है, लीटर नहीं, हमने मान लो ml मान लिया। आप जानते हो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, लिख देता हूं, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml होता है। तो ये हो गया। तो अब हमें चाहिए लीटर में, तो हमें यहां 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये लीटर हो गया, क्योंकि लीटर में चाहिए ना, तो सेंटीमीटर क्यूब में 1000 से डिवाइड कर दिया, तो लीटर मतलब क्या, 1000 आपका ऊपर चला गया। ये 1000 अपॉन v सेंटीमीटर क्यूब। अब 20 सेंटीमीटर क्यूब जो आएगा आपका, ये तुम्हारा आ जाएगा 1000 अपॉन m। ये चीज आ गई ना, आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोल। सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोल मतलब वॉल्यूम है, वॉल्यूम में 1 मोल डिसॉल्व है। यही वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं। तो जब 2 में रख देंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो हमारे पास आ जाएगा ये फार्मूला का पार इंटू 1000 अपॉन m। ये फार्मूला, ये हम, इससे बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे हमारा निकल कर लगेगा। अगर हम आपसे कहें कि भाई यूनिट बता दीजिए, तो यूनिट में बताइए इसकी क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स का बाकी होती है। और ये देखिए सेंटीमीटर क्यूब हो गया अपॉन इधर हो गया मोल, एक ये कैंसिल आउट, तो यूनिट आपकी आएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ये हमारी यूनिट आ गई इस मोलर कंडक्टेंस की। अब हमारे हिसाब से मोलर कंडक्टेंस आपको क्लियर हो गया। मोलर कंडक्टेंस क्या है, द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट obtained by dissolving 1 mole of it in VCC of water is called molar conductance, denoted by lambda m। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत नंबर करेंगे। तो ये आपके समझ में आ गया। अब इसके बाद दूसरी बात आती है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। चलो इसको भी समझ लीजिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है। तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात आई। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अर्थात इसको लैम्डा EQ से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे करेंगे। बिल्कुल सेम है, यहां पर आपने क्या दिया, यहां पे 20 सेंटीमीटर क्यूब या VmL आपने वाटर ले लिया। अब इसमें डालेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ये डालेंगे। 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस जिसका आप निकाल रहे हैं। मोल क्या होती है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये मोल तो निकाल लोगे, इक्विवेलेंट वेट भी निकालना पड़ेगा, उसी से ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, यानी लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, दिस इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट होता है। अब इसमें डालने के बाद जो इसमें कंडक्टेंस आएगी, जो भी कंडक्टेंस आएगी उसको हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलेंगे, वो हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। यहां पे क्या डेफिनेशन हो गई, बड़ी सिंपल, VmL ऑफ वाटर ले लो या 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर लेकर के उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट को डिसॉल्व कर दो, तो जो उसकी कंडक्टेंस होगी उसको हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलेंगे। देखिए वही बात है, आप कहोगे द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट obtained by dissolving
dissolving 1 gram equivalent of it in V centimeter cube of water is called, वही है बिल्कुल, is called equivalent conductance. हम उसे equivalent conductance. अब बिल्कुल वही काम इसमें लिख देंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये कप्पा इनटू V सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन इसमें क्या होगा ये मालूम है, कंटेन, बताइए क्या, कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व है, वहां क्या था 1 मोल था, ठीक है, ये आपके पास फार्मूला आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। ये कैसे बना, उसी से कंडक्टेंस इक्वल टू कप्पा इनटू V। अब क्वेश्चन ये डेफिनेशन भी समझ गए, द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इट इन 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। अब बिल्कुल सेम कंडीशन आपको और यहां पे अप्लाई करना है, जरा उसे समझ लीजिए। हाँ, ये देखिए, अब नॉर्मलिटी दिस इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट है, नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है यहां पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो आपने 1 कर दिया है, क्योंकि 1 आपने डिसॉल्व किया था, तो ये तो 1 हो गया। ये V आपको लीटर में है, लेकिन अगर मान लो यहां पर हमें V सेंटीमीटर क्यूब रखें तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 सेंटीमीटर, ये ऊपर चला जाएगा तो N इक्वल टू 1000 अपॉन V आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, या हम लिख सकते हैं V सेंटीमीटर क्यूब दिस इक्वल टू 1000 अपॉन N। इसी वैल्यू को इस फार्मूले में यहां पे रख लीजिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कप्पा 1000 अपॉन यहां पे N, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो गया, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अगर यूनिट आप चाहें निकाल लीजिए, ये हो गया O इनवर्स, क्या है भाई, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इनटू सेंटीमीटर क्यूब अपॉन, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट होता है, शॉर्टकट में इक्विवेलेंट कह दिया जाता है। या हमारे पास यहां पे ओम आ गया, इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स, इसको हम लोग सीमेन बोलते हैं, तो ये S हो गया, सीमेन पीछे बताया था, सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। इस फार्मूले से भी न्यूमेरिकल बहुत सारे लगते हैं। अब जरा इन दोनों में रिलेशनशिप आप देख लीजिए, यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और आप जो है दूसरा देखेंगे मोलर कंडक्टेंस में क्या रिलेशन है। तो देखिए रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो कभी कभी न्यूमेरिकल में क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस निकालने को कहेगा और इक्विवेलेंट, तो एक को निकाल लेना, फिर दूसरे को आप अच्छी तरीके से निकाल सकते हो, रिलेशन से पता है। हम लोगों के पास ये है कप्पा 1000 अपॉन
m, और यहां इक्विवेलेंट के लिए कप्पा इंटू 1000 अपॉन डिवाइड कर दी। क्वेश्चन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये कंडक्टेंस आ गया ऐसे, ये m ऊपर चला जाएगा और m नीचे आ जाएगा। ये देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये ऊपर चला गया। ये बताओ ये क्या है? नॉर्मलिटी है। नॉर्मलिटी को क्या लिखते हैं हम लोग? लिखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। ये नॉर्मलिटी है ना। गिवन मास या ग्राम इक्विवेलेंट लिख देते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम इन लीटर में होता है, यहां पे मोल अपॉन लीटर, वॉल्यूम लिख दिया, वॉल्यूम लीटर में होता है। तो देखिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जो आपका आगे बचेगा वो ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन मोल आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया। ठीक, ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? ये होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है। नीचे यहां क्या होता है? गिवन मास अपॉन यहां पे मोलर मास होता है। ये देखिए, अब बताइए ये गिवन मास कैंसिल हो गया और ये मोलर मास आपका ऊपर चला जाएगा। यहां पे क्या बचा? मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? डिवाइड करोगे तो देखिए कैंसिल, ये आ गया। ये नॉर्मलिटी को ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, कैंसिल। तो तुम्हारा ये ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन मोल आया। ग्राम इक्विवेलेंट होता है ग्राम गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मोल होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, गिवन मास कैंसिल हो जाएगा इक्वल, और मोलर आपका ऊपर पहुंच गया तो मोलर अपॉन इक्विवेलेंट वेट आ गया। तो अब हमारे पास ये और भी इसको लिखना चाहें तो मोलर मास आ गया और ये मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये हमारा x होता है। आप कहेंगे x क्या है? x क्या है? यानी ये m इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, दिस इक्वल टू x। x क्या है? अगर आप इक्विवेलेंट वेट निकालते हो किसी भी सब्सटेंस का तो यहां पे मोलर मास में डिवाइड करते हो x, मान लीजिए यहां x से डिवाइड करते हो, x इधर आ जाएगा तो मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। लेकिन अब x है क्या? x तुम्हारा एसिडिटी हो सकती है, ये तुम्हारा एसिडिटी या बेसिसिटी हो सकती है, या टोटल चार्ज ऑफ कैटायन इन सॉल्ट। जैसे मान लो अगर हम तुमसे कहें H2SO4 के लिए x की वैल्यू हो गई 2, क्योंकि 2 डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोजन। मान लो अगर हमने कह दिया MgOH का होल ट्वाइस, x की वैल्यू 2, यहां पर आपकी 2 डिस्प्लेसमेंट OH। मान लो हमने यहां से कह दिया Ca3PO4 का होल ट्वाइस। अब कैल्शियम पर 2 होते हैं चार्ज, लेकिन कैल्शियम है कितने? 3, तो 1 कैल्शियम पर 2 तो 3 पे 6 हो गया, तो 6 हो गया, तो x की वैल्यू यहां पे 6 हो गई। नहीं समझे? कैल्शियम पे 2 हो गया, इसके बाद 3 कैल्शियम आपको यहां से मिलेंगे तो 6 हो गया, 6 से डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से x की वैल्यू तो यहां पे आ गई। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या होगा कि किसी में ये निकाल लो, अगर x पता है और पता ही वो तो सब्सटेंस देगा, H2SO4 दे दिया तो x तुम्हारा 2 हो गया।
मान लो हम तुमसे दे दें Na3PO4, बताइए इस पे 1 प्लस सोडियम पे होता है, 3 सोडियम 3 प्लस हो गए, तो X की वैल्यू +3 होगी। तो इस तरीके से हमारे पास ये काटने पीटने के बाद एक फार्मूला बड़ा अच्छा बन गया। वो क्या बना? मोलर कंडक्टेंस दिस इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू X, ये चीज निकालना है। और X क्या है वो चीज मैंने आपको यहाँ पे बताया। ये एसिडिटी भी हो सकता है, बेसिसिटी भी हो सकता है, और चार्ज ऑफ कैटायन भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपकी खत्म हो गई। मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, सारी चीजें। अब एक वीडियो हम आपको इसमें और बना के देंगे जिसमें हमें कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस इन पे सभी पे एक न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल टॉपिक होगा। राइट, ओके, थैंक यू।